अच्छा, वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन है कोई भी है, इसे हम बेसिकली कह रहे होते हैं कि ये नेटवर्क एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, नेटवर्क एप्लीकेशंस का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास ये नेटवर्किंग हुई। नेटवर्क का तो आइडिया है ना आपको, इंटरनेट का, कि आपस में नेटवर्किंग हुई हुई है हर लैपटॉप्स की, कंप्यूटर की, आपस में नेटवर्क के थ्रू, एक वायर या किसी भी तरीके के थ्रू, वाईफाई के थ्रू आपस में कनेक्टेड है और ऐसे डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा, और इनको सबको एक अहम चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, इसके अलावा इनके पास एक और चीज़ होती है जिसे, एक और एड्रेस होता है जिसे फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं या मैक एड्रेस भी कहते हैं। ये हर जो आपका वाईफाई होता है ना, वाईफाई उसका जो कार्ड लगा होता है ना, उसका ये एड्रेस होता है। ये दुनिया में सबके पास यूनिक होगा। अगर मेरे पास मोबाइल है तो इसका मैक एड्रेस पूरी दुनिया के अंदर यूनिक होगा। अगर मेरे पास लैपटॉप है तो इसका मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस जो है वो पूरी दुनिया में यूनिक होगा। इस लैपटॉप को जो मिला होगा वो पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह इस सर्वर पे अगर वाईफाई एड्रेस लगा हुआ है, वाईफाई एड्रेस कार्ड से मुराद है आपका वो डिवाइस जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवा रही है। वाईफाई भी हो सकता है आपका, राउटर भी, आपकी वो जो पोर्ट लगती है वो वाला भी डिवाइस हो सकती है। ठीक है, तो इस मैक एड्रेस जिसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं, वो इस इसके अंदर जो डिवाइस लगी होती है वाईफाई की, उसका एड्रेस होता है। और जब ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो फिर इसको आईपी एड्रेस मिलता है। और आईपी एड्रेस की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आईपी वर्जन 4 है और आईपी वर्जन 6 है। जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो आईपी वर्जन 4 है। ठीक है, जो आपके पास, फ़र्ज़ करें जब आप यहाँ पे google.com टाइप करते हो, एंटर करते हो, तो आप google.com को हिट नहीं कर रहे होते। आप बिहाइंड द सीन जो है, आप नेटवर्क में चलते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं, ऑल पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल की एक रिक्वेस्ट जाती हुई नज़र आती है। ये जो रिक्वेस्ट है ये आपको बता रही है कि रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या है। ये https://www.google.com। इसके बाद आपके पास असल होता है ये एड्रेस। ये वो एड्रेस है जो इस google.com को मिला हुआ है। यहाँ से हमने ओपन किया google.com, हमने यहाँ पे लिखा अपने ब्राउज़र में google.com। तो बेसिकली जब हम इस पे google.com अपने ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो होता क्या है कि ये google.com कन्वर्ट होता है इस आईपी एड्रेस में। अब ये आईपी एड्रेस में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ हमारे पास यहाँ पे सर्वर्स होते हैं नेटवर्क पे, जिसे हम DNS सर्वर्स कहते हैं। ठीक है, DNS ही है ना, आई थिंक DNS सर्वर्स कहते हैं उनको। ठीक है, तो ये जो सर्वर्स होते हैं ये कन्वर्जन का काम करते हैं। इनके पास हर एड्रेस का एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर उसका डोमेन नेम और आईपी एड्रेस पड़े होते हैं। जब आप यहाँ से टाइप करते हो तो ये जो सर्वर्स हैं ये उसको कन्वर्ट करते हैं, ये जो सर्वर्स हैं ये कन्वर्ट करते हैं इसको इस आईपी एड्रेस में, और फिर आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है इस सर्वर को। ये समझ लेते हैं कि ये गूगल का आपका सर्वर है, ये जो आपका है। ठीक है, ये गूगल का सर्वर है जहां पे गूगल की वेबसाइट होस्ट है,
फर्ज कर लेते हैं ये कहीं पे कहाँ पड़ा हुआ है जी, ये इस टाइम पे पड़ा हुआ है यूएसए में, ठीक है, यूएसए में, ठीक है, ये इस टाइम पे पड़ा हुआ है यूएसए में, और हम रिक्वेस्ट कहाँ से भेज रहे हैं, पाकिस्तान से। तो ये रिक्वेस्ट हमारी डीएनएस सर्वर्स के पास जाती है जो कि इस डोमेन नेम को रिजॉल्व करते हैं आईपी एड्रेस में। लेकिन अब क्योंकि इन जो कैशिंग सिस्टम आ गया, हमारे ये जो राउटर्स होते हैं ये, या जो पीछे आपके राउटर्स पड़े होते हैं, जो मेन राउटर्स होते हैं बड़े, उनके पास भी कैशिंग सिस्टम होता है, उनको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती वो इस सर्वर पे जाएं बार बार। जब एक दफ़ा google.com खुल गया तो वो क्या करते हैं, इसका होस्ट नेम और इसका आईपी एड्रेस अपने पास कैशे कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें डीएनएस में जाने की ज़रूरत ना पड़े, नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट नेटवर्किंग के थ्रू हम इस सर्वर तक पहुंच सकें, ठीक है। क्योंकि ये आईपी एड्रेस होना लाजमी है, ये वो एड्रेस है जिसकी बेस पे आपके पास पता चल रहा है कि ये इस सर्वर का, जैसे आपके घर का एड्रेस है, ठीक है, तो ये भी इस सर्वर का, इस कंप्यूटर का एड्रेस है जहां पे आपकी ये google.com होस्ट पड़ी है। तो यहां पे ये बेशक आपकी दुनिया में कहीं पे भी हो, दुनिया में कहीं पे भी हो, ठीक है। तो लेकिन आईपी एड्रेस अगर आपको पता है और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, यहां पे अब आईपी एड्रेस को थोड़ा सा देखते हैं। यहां पे आपके पास जो आईपी एड्रेस है 192.178.24.132 और कॉलन, और उसके बाद ये एक आपके पास एक नंबर आ रहा है, ठीक है। इस नंबर को हम कहते हैं पोर्ट नंबर, ये कॉलन के बाद आ रहा है। अब पोर्ट नंबर क्या है, इसको आपने समझना है क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा अहम है। एक हो गया हमारा आईपी एड्रेस और एक हो गया हमारा पोर्ट नंबर। इस आईपी एड्रेस के अंदर हमारे पास पोर्ट नंबर है 443। अब ये जो सर्वर है इसका आईपी एड्रेस है ये 192.178.24.132, ये इसका आईपी एड्रेस है, ये इसका एड्रेस है जहां से ये आउट ऑफ द वर्ल्ड जो कम्युनिकेशन हो रही है इन दोनों के दरमियान या दरमियान में कुछ भी है तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में। ये आईपी एड्रेस जो है ना, ये जो यहां तक कॉलन के बगैर, ये इस सर्वर का एड्रेस है जहां पे कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन अब इस सर्वर के ऊपर क्या ख्याल है, सिर्फ एक ही चीज चल रही होगी? नहीं, और भी बहुत कुछ होगा। अब आपके पास ये कंप्यूटर है, इसमें कितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, तो यहां सर्वर पे भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो फिर अब ये रिक्वेस्ट आई है यहां से, फर्ज करते हैं ये एक रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास, रिक्वेस्ट वो इस सर्वर तक तो पहुंच गई, आईपी एड्रेस उसका ये लग गया, एड्रेस आप पहुंच गए। आप यानी कि फर्ज करें आपने घर से कॉलेज आना था टाइसर में, तो आप टाइसर तक का एड्रेस आपके पास था, आप पहुंच गए, लेकिन आपके पास क्लास का एड्रेस नहीं है। तो फिर आप कैसे जाओगे? तो आप नीचे से पूछते हो हाँ जी किस क्लास में जाना है मैंने, तो आपको बताते हैं जी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्लास नंबर 3, जहाँ पे बाहर मोबाइल ऐप के लिए फुल स्टैक लिखा होगा, उस क्लास में चले जाओ। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ तक तो आ गई इस आईपी एड्रेस के थ्रू। अब यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज चल रही हैं। फर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पे कुछ ब्राउजिंग चल रही है, कोई ब्राउज़र चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे और कोई इंस्पेक्टिंग की कोई सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, और भी कुछ चल रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और चल रही है, वो है वेब सर्वर, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कुछ इंस्पेक्शन की कोई सर्विस चल रही होगी, जैसे आपका एक और चीज़ चल रही है, आपके पास एंटीवायरस चल रहा है, VIROS एंटीवायरस चल रहा है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे डेटाबेस भी चल रहा है। ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिफरेंट जो हैं वो इस सर्वर पे चल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास चल रहे हैं, MongoDB चल रहा है, ब्राउज़र चल रहा है, और यहाँ पे फाइलें ओपन की हुई हैं, मैंने यहाँ PDF ओपन की हुई है मैंने, ठीक है, यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। अब रिक्वेस्ट जो है पहुँच गई इस सर्वर तक, यानी कि आप टाइसर तक पहुँच गए। अब यहाँ से आगे किधर जाना है? मैंने इस रिक्वेस्ट ने यहाँ से आगे किधर जाना है?
आया कि उसने यहां जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। ये कौन बताएगा? ये बताता है पोर्ट नंबर। इन सर्विसेज को फिर कुछ नंबर्स असाइन होते हैं, नेटवर्किंग सर्विसेज जो होती हैं। तो ये पोर्ट नंबर जो असाइन है वो इस वेब सर्वर जो चल रहा है ना, जिसने वेबसाइट को कंट्रोल करना है, जिसने वेबसाइट की एड्रेस मतलब रिक्वेस्ट को लिसन करना है और आगे को रिस्पॉन्स देना है, उस सर्विस का नंबर है 443। दो नंबर्स होते हैं, एक ये नंबर है और एक 80। दो पोर्ट नंबर्स डिफॉल्ट चल रहे होते हैं। वो मिला हुआ इसको, रिक्वेस्ट हमारी यहां तक पहुंच गई, ठीक है। यहां से आगे जो रिक्वेस्ट जाएगी, क्योंकि इसके आगे पोर्ट नंबर लगा हुआ है 443, तो वो डायरेक्ट यहां चली जाएगी। यानी पोर्ट नंबर क्या होता है? कुछ डोर्स होते हैं। फिर ये जो सर्वर है, ये सर्वर ये जो यहां पे चल रहा है ना, इसने कुछ आप समझ लो डोर ओपन किया हुआ है विंडो या डोर ओपन किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा कि आपके पास इस सिस्टम ने, इस सर्विस ने कुछ डोर ओपन किया हुआ है। इस डोर ओपन की वजह से, जिसे हम पोर्ट नंबर कह रहे होते हैं, इसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। यानी डायरेक्ट जो ये सर्विस है, ये वाली सर्विस डायरेक्ट भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकती जब तक ये ओपन ना कर दे डोर को, पोर्ट नंबर ओपन ना हो जाए, यानी कि पोर्ट नंबर इसे मिल ना जाए। और ऐसा पोर्ट नंबर जो नेटवर्क के ऊपर चल रहा होता है, पोर्ट नंबर्स की भी कैटेगरीज है। तो ये नेटवर्क पे जो पोर्ट नंबर चल रहा है, इसने डोर ओपन कर दिया इस सर्विस का पूरी दुनिया के लिए। अब क्या होता है, जो बंदा इस तरीके से इस रिक्वेस्ट पे आता है, तो यहां से रिक्वेस्ट डायरेक्ट जो है वो इस तक चली जाती है। ये जो सिस्टम है, ये फिर अपने जो रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करता है और रिस्पॉन्स इसी तरीके से रिस्पॉन्स बैक आपके पास नजर आता है। तो यहां से अच्छा, फिर अगर हम यहां पे बैठ के गूगल पे, जैसे मैंने ओपन विंडो सर्च किया, तो ये जो रिकॉर्ड आ रहा है ये उनके डेटाबेस से आ रहा है। तो ये जो सर्विस होती है ये फिर कनेक्टेड होती है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ, डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ, डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ, जो कि इसी सर्वर पे चल रहे हैं, जो कि इसी सर्वर पे चल रहे हैं। और ये जो है एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट नहीं कर सकती तब तक जब तक इनको कोई पोर्ट नंबर असाइन ना हो। जैसे कि हमारे पास MongoDB था, उसके अंदर आपने देखा होगा 27017 पोर्ट नंबर मिला हुआ था। यहाँ हमने जब हम इसको कनेक्ट करवा रहे थे, यहाँ पे ये जो है 27017 ये मिला हुआ पोर्ट नंबर। ये अगर पोर्ट नंबर ना हो तो ये जो एप्लीकेशन है, ये MongoDB सर्वर जो एप्लीकेशन है उसके साथ, असल जो एप्लीकेशन है उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। उसको फिर इस डेटाबेस को ये पोर्ट नंबर मिला हुआ है। तो ये जो वेब सर्वर है, ये जो हमारी रिक्वेस्ट है, ये डायरेक्ट जो है ये वेब सर्वर तक, डेटाबेस तक नहीं जा सकती। लेकिन ये वेब सर्वर जो है ना, ये जो वेब एप्लीकेशन जो बैकएंड सर्विस जो हमारी चल रही होती है, जिसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि PHP का नाम सुना होगा, जिसमें Node.js है, जिसमें Python भी हो सकती है, जिसमें आपकी जावा भी हो सकती है, और भी लैंग्वेजेस हैं जो कि यहाँ सर्वर साइड, जिसे हम कहते हैं सर्वर साइड लैंग्वेजेस, ये चल रही होती हैं। ये कम्युनिकेट करती हैं डेटाबेस के साथ। लेकिन ये एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से जब भी कम्युनिकेट करेगी, उसको भी पोर्ट नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सर्विस, इसने कुछ यहां से, जैसे हमने कुछ ये सर्च किया, तो इस सर्वर ने यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग हुई थी, इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग थी जो हम करेंगे, उसने कम्युनिकेट किया डेटाबेस से, वहां से रिजल्ट लिया, यहां से रिजल्ट को सेट किया और उसको वापस हमें दिखा दिया। ये जो सारा प्रोसेस आपका चल रहा होता है, ये आपका यहाँ पे ये आपका होता है फ्रंट एंड, जिसके अंदर हम रिएक्ट यूज़ करते हैं दिखाने के लिए। जो यहाँ से रिस्पॉन्स होता है कैसा नज़र आना चाहिए, खूबसूरत हो, कैसे हो, कोई चीज़ कहाँ हो, कोई चीज़ कैसे हो। फिर जब हम API कॉल करते थे, वो हम कॉल कर रहे होते हैं बैकएंड को। तो बैकएंड जो है फिर अपने अंदर कम्युनिकेट कर रहा होता है डेटाबेस के साथ। कुछ डाटा अगर उसने स्टोर करवाना है, डाटा रिकवर करना है, रीड करना है, डिलीट करना है, जो हम सारे ऑपरेशन हमने किए हैं, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकली करेंगे, मतलब सर्विस API के अंदर करेंगे, वो हम देखेंगे। अच्छा,
ये डेटाबेस जैसे इधर इंस्टॉल है, डेटाबेस ऐसे इंस्टॉल होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये जो मैंने ओपन किया, यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है लोकल होस्ट। ये क्या भला है? लोकल होस्ट, ठीक है, कॉलन 20127 इस तरह से लिखा हुआ है। और कुछ हम वहाँ पे जब कर रहे थे, रिएक्ट चलाई थी हमने, तो वहाँ पे कुछ हमारे पास लिखा आता था 3000 ऐसे। बेसिकली ये लोकल होस्ट भी ना, जैसे ये google.com है ऐसे होस्ट है, इसका भी अपना आईपी एड्रेस होता है जो कि होता है 127.0.0.1। ये आईपी एड्रेस होता है इस लोकल होस्ट का। जैसे कि google.com का ये आईपी एड्रेस है, ऐसे ही लोकल होस्ट का ये आईपी एड्रेस होता है। इस आईपी एड्रेस को हम कह रहे होते हैं लूप बैक आईपी। लूप बैक आईपी यानी जब हम इस आईपी को हिट करते हैं, यहां पे जैसे हमने लिखते होते थे लोकल होस्ट, ये हमारी एप्लीकेशन होती थी, ये वाली वीट वाली 5173 वाली, जब इसमें एंटर करते थे तो हमारी जो लोकल पे चल रही होती थी एप्लीकेशन वो ओपन हो जाती थी। लेकिन ये जो इंटरनेट, ये जो ब्राउजर है, ये बना है इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए। तो फिर जब हमें लोकल अपनी एप्लीकेशन टेस्ट करनी पड़ती है, तब हम ये लोकल होस्ट एड्रेस को यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं लूप बैक। कौन सा एड्रेस होता है? लूप बैक, जिसका आईपी एड्रेस 127.0.0.1 होता है। ये स्पेशल आईपी एड्रेस होता है। जब भी इसके ऊपर हिट किया जाता है ब्राउजर के थ्रू, तो ये कम्युनिकेशन आपकी बाहर नहीं जाती, या आपके अपने अंदर ही सिस्टम में ही चलती है। यानी लूप बैक का मतलब है कि लूप होके वापस आपके सिस्टम में, लूप होके वापस आपके सिस्टम में कम्युनिकेट कर रहा होता है। यानी इससे जब कम्युनिकेशन करते हैं हम लोकल होस्ट के थ्रू, तो हम बाहर नहीं जाते, हम अपने सिस्टम के अंदर ही जो एप्लीकेशंस चल रही होती हैं उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। यानी क्योंकि ब्राउजर जो बना है ये इंटरनेट के लिए बना है, लेकिन जब हम टेस्टिंग करनी होती है तो हम फिर लोकल होस्ट को यूज करते हैं, जो कि हमारे अपने ही सिस्टम के अंदर कम्युनिकेट कर रहा होता है। और उसके आगे जब जाहिर अपने सिस्टम के अंदर कम्युनिकेट करेगा तो उसको भी पता होना चाहिए ना किस सर्विस के साथ मैंने कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए फिर ये पोर्ट नंबर यूज किए जाते हैं, जो कि हर आपकी जो ऐप सर्विस चल रही होती है, ये ब्राउजर की, इनके अपने अपने नंबर्स होते हैं, अपने अपने प्रोसेस नंबर होता है और प्रोसेस आईडी कहते हैं। और जो ऐसी एप्लीकेशन जो नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है, यानी कि एक एप्लीकेशन दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगी या बाहर नेटवर्क के साथ, उनको पोर्ट नंबर असाइन होते हैं। ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो जैसे कि वेल नोन पोर्ट नंबर्स हैं, ऐसे पोर्ट नंबर्स जो कि वेल नोन है, यानी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। जैसे कि पोर्ट नंबर 80, ये जो 80 पोर्ट नंबर है ये किस सर्विस के लिए है? ये HTTP प्रोटोकॉल के लिए है। और जो 443 होता है ये होता है आपका HTTPS के लिए, यानी 4S के लिए 443 और आपका पोर्ट नंबर 80। ये जो सर्विसेज होती हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ये सर्वर्स पे चल रही होती हैं, जो कि टेक्स्ट ट्रांसफर कर रही होती हैं आपके HTML को, तो उनका पोर्ट नंबर 80 और 443 होता है। जब सिक्योर होगा तो 443 होगा, अदरवाइज 80 पोर्ट नंबर चलता है, जो यहाँ पे चल रहा है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे कहीं पे बताता भी है कि इसका पोर्ट नंबर क्या है। जो आपके पास ये सिक्योर होते हैं इनके अंदर आपके पास चल रहा होता है 443, जो हमने इंस्पेक्ट करके देखा था अभी, तो 443 चल रहा होता है। इसी तरह 25 होता है, 25 पोर्ट नंबर होता है आपका SMTP के लिए। SMTP प्रोटोकॉल होता है मेल ट्रांसफर, जब ईमेल्स इधर से उधर होती हैं, वो भी सर्विसेज होती हैं, तो उन सर्विसेज का जो पोर्ट नंबर है, कॉमन पोर्ट नंबर 25 है। और 21 होता है FTP का, आई थिंक
इसके अलावा कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं, ऐसे पोर्ट नंबर जो कि इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी जो IANA अथॉरिटी है उसने असाइन कर रखे हैं डिफरेंट सर्विसेज को कि भाई आपका ये रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर है, आपका ये है। वो तकरीबन स्टार्ट होते हैं 1024 से लेकर 49,151, तकरीबन कोई 65,000 से ज़्यादा पोर्ट नंबर्स हैं, कॉमन नहीं पोर्ट नंबर्स हैं। तो फिर कुछ हैं डायनामिक नंबर जो 49,152 से स्टार्ट होकर 65,335, यानी कि इतने पोर्ट नंबर्स हैं, 65,335 पोर्ट नंबर्स हैं। और यहाँ पे आपके पास कुछ रजिस्टर्ड या वेल नोन पोर्ट नंबर हैं जिसमें HTTP का 80, FTP का होता है 20 और 21 आई थिंक, और SMTP का होता है 25। और इसी तरह कुछ ये नंबर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि अब ये इसको मिल गया नंबर, ये MongoDB 27107, ये नंबर इसी कैटेगरी में कहीं पे आ रहा है, 49,000 की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर हैं, एप्लीकेशंस ने रजिस्टर करवा रखे हैं। जैसे कि इसका नंबर है MongoDB का पोर्ट नंबर है 27017, और जो आपका MySQL चल रहा होता है उसका है 33009 है 6, 33009 है या 330 6 है। तो ये कुछ नंबर्स, पोर्ट नंबर्स जो हैं जो एप्लीकेशन ने रजिस्टर करवा रखे हैं, भाई ये पोर्ट नंबर हमारा है, ये पोर्ट नंबर हमारा है। तो कुछ डायनेमिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारा, अब हमने ये चीज़ देख ली, हमने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे अब ये रिक्वेस्ट हमने भेजना तो सीखा था, एक्सियस कॉल करके हम रिक्वेस्ट सर्वर को भेज रहे थे, वो जो हमने क्या नाम था फेक स्टोर API वालों को, या एक और दूसरा हमने देखा था मॉक API, उनको रिक्वेस्ट भेजना तो सीखा था हमने, लेकिन इस सिस्टम पे बैठ के रिक्वेस्ट को रिसीव करना और डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना और उसको रिस्पॉन्स भेजना, ये हमारा बैकएंड है। अब हमने इस एंड के ऊपर काम करना है। अभी सारी आपको समझाने का मकसद ये है कि अब हम इस एंड के ऊपर काम करेंगे। हमने रिएक्ट यहाँ पे यूज़ की थी और अब हम बैक एंड स्टार्ट करने लगे हैं जो कि यहाँ पे हमारा काम करेगा, और वो वेब सर्विस होगी, और वो वेब सर्विस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रही होगी। और वो क्या करेगी, वो रिक्वेस्ट को लिसन करते हैं। अब रिक्वेस्ट लिसन होगी, सुनी जाएगी और उसका कुछ रिस्पॉन्स भेजा जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास, अब ये वेब सर्वर बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। सर्वर बनाने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं या लैंग्वेजेस कह लें तो मुख्तलिफ हैं, जैसे कि PHP, पाइथन, ठीक है, और जावा और रूबी भी एक लैंग्वेज है। कभी आपने कहीं जॉब्स वगैरह देखी हो तो एक लिखा आता रूबी ऑन रेल्स। रूबी एक लैंग्वेज है, रेल्स उसका एक फ्रेमवर्क है, रूबी ऑन रेल्स कहते हैं। PHP एक लैंग्वेज है और लारावेल इसका एक फेमस फ्रेमवर्क है। पाइथन एक लैंग्वेज है और जेंगो एक इसका फ्रेमवर्क है। फ्लास्क एक इसका फ्रेमवर्क है। अच्छा, जावा एक लैंग्वेज है, स्प्रिंग इसका एक बहुत मशहूर फ्रेमवर्क है। इसी तरह रूबी एक लैंग्वेज है और रेल्स इसका एक फ्रेमवर्क है, जो कि ये मशहूर फ्रेमवर्क्स बता रहा हूँ मैं। इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट या नोड एक लैंग्वेज है, ठीक है, और एक्सप्रेस JS एक फ्रेमवर्क होगा। आप पढ़ते हो ना MERN स्टैक, MERN, M फॉर MongoDB, E फॉर एक्सप्रेस, R फॉर रिएक्ट, N फॉर नोड। तो अब हमने वो जो E एक्सप्रेस और N फॉर नोड जो है वो देखना। हमने R रिएक्ट देख ली, M से MongoDB देख लिया, अब Node.js और एक्सप्रेस देखना है। बेसिकली फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, जो आपका काम होता है ना, कॉमन टास्क्स होते हैं, उसको वो इजी कर देते हैं कि यार ये काम तो इसने करने ही करने हैं ना, ये 4 लाइनों में कर रहा है, क्यों ना मैं इसका एक फंक्शन बना के 1 लाइन में कर दूं। वो मेरा ये बस एक फंक्शन यूज करे बिहाइंड द सीन, तो वही काम होना है क्योंकि कॉमन हर बंदे ने करना है। तो फिर क्या होता है, फ्रेमवर्क्स बनते हैं। तो ये फ्रेमवर्क्स हैं, ये चीजें फिर यूज होती हैं इस जगह पे, जो कि इसको आपको वेब सर्वर बनाती हैं प्रॉपर इसको, ठीक है।
अब हमने इनमें से जो हमारा स्टैक है ना वो है ये जावास्क्रिप्ट, लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो होती है ना लैंग्वेज, ये प्योर लैंग्वेज यहाँ पे चलने वाली है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज कहते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, यानी क्लाइंट का मतलब होता है ये, सर्वर का मतलब होता है ये वाला एंड, ठीक है, और आपस में ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट प्रॉपर जो है ना वो लैंग्वेज है यहाँ पे चलने वाली, ब्राउजर में चलने वाली। लेकिन नोड जे ऐसे एक इसका इंट्रोडक्शन वगैरह ना वो सारा मैं ज़रा नोट सेट कर रहा हूँ। तो एक डेवलपर ने क्या किया, उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट बड़ी पॉपुलर हो रही थी, उसने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा नोड जे जिसका नाम है C++ के अंदर, और क्रोम ब्राउज़र का जो जावास्क्रिप्ट समझने वाला कोड है ना, जिसे हम इंजन कहते हैं, जावास्क्रिप्ट इंजन, उसका नाम है V8। उस इंजन को उठाया, यानी उस सॉफ्टवेयर को उठाया और C++ को उठाया, और एक उसकी एक बड़ी मशहूर libuv एक लाइब्रेरी है C++ की, उस लाइब्रेरी को उठाया और उसने एक सॉफ्टवेयर लिखा जो क्या करता था, जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करके सर्वर के ऊपर रन करता है, जिसे हम नोड जेएस कहते हैं। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखते हैं कोड बिहाइंड द सीन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज ही नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, जैसे कि मैंने लिखा हेलो, तो उस हेलो कंसोल लॉग जैसे मैंने लिखा, तो वो C++ के अंदर जो उसका अल्टरनेटिव कोड होगा ना वो चलता है, ठीक है। वो उसने क्या किया, वो C++ के अंदर जैसे C आउट होता है ना, इस तरह उसने कुछ काम किया और उसने उस लाइब्रेरी को यूज़ किया और एक सॉफ्टवेयर बनाया Node.js। उसने कहा भी आप जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ करके, Node.js सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद Node.js ये आइडिया जो है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड डेवलपर थे उनको भी इजी हो गया काम करना बैक एंड के ऊपर, वरना फिर एक नई कैटेगरी वजूद में आई फुल स्टैक डेवलपर की, कि भाई वो बंदा जो बैक एंड भी कर लेता है फ्रंट एंड भी कर लेता है, वो बंदा बताओ। अब फुल स्टैक के अंदर फिर ऐसे बंदे जो जावास्क्रिप्ट जिसको अच्छी है बहुत ज़्यादा, वो बैक एंड भी करने लगे, फ्रंट एंड भी करने लगे, ठीक है। फिर Node.js के अंदर जैसे जैसे तरक्की होती गई, उसमें पैकेजेस बनते गए, एप्लीकेशंस बनती गई और उसमें फ्रेमवर्क्स बनते गए। अब तो बहुत बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, लेकिन अभी तक हम एक्सप्रेस को देख रहे हैं, क्योंकि एक स्टैक बन गया हमारे पास एक्सप्रेस का। अब एक्सप्रेस से भी बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। तो Express.js जो अभी भी कॉमन यूज़ होता है, ये फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे हम Node.js के अंदर, जो कि हमें ये जो API बनाने का काम है, जो सर्वर बनाने का काम होता है, उसको इजी कर देगा, बहुत इजी कर देगा। बिहाइंड द सीन इसमें नोड ही यूज़ हो रहा होता है, नोड की ही फंक्शंस यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन उनको क्या किया जाता है, उनको इजी कर दिया जाता है फ्रेमवर्क्स के अंदर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये कॉमन टास्क जो है ये हर बंदे ने करने ही करने हैं। तो अब हमने Node.js, तो Node.js की हमारे पास Node.js की जो साइट है वो हमारे पास ऑफिशियल साइट है nodejs.org। इस साइट के ऊपर यहाँ पे आप पहला ही जो दिया गया है ना, इसको आप, ये सर्वर बन रहा है, ये लाइनें हैं, इतनी सी लाइनें उठा के आप कॉपी करते हैं, ठीक है, और आप जाते हो, आपके पास जो भी है, इधर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, क्या है, बेसिक्स, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ index.js, और इसके अंदर एक कोड ला के पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैंने बस कुछ भी नहीं किया, इसकी जो ये उठाया मैंने कोड ला के इसके अंदर पेस्ट कर दिया, सेव किया मैंने। और इस कोड को चलाने के लिए, क्योंकि अभी अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये Node.js का कोड है, तो इसको चलाने के लिए आपके पास स्पेशल तरीका होता है। आप जाओगे टर्मिनल में, इस फोल्डर में जाओगे तो Node.js, तो cd basics, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड। अब हम Node.js की फाइल चलाएंगे, तब हम स्टार्ट में लिखेंगे नोड,
कमांड। और इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए नोड -v करोगे तो आपके पास वर्जन आ जाता है। npm इसका पैकेज मैनेजर है, इसको भी चेक करने के लिए 10 पॉइंट इस टाइम ये चल रहा है। तो मेरे पास 22.11.0 जो LTS वर्जन है इसका वो चल रहा है। नोड और index.js जो आपकी फाइल का नाम है, जिस फोल्डर में आप बैठे हो उसको आप एंटर कर दोगे तो आप यहां पे एक लिखा आ रहा है लिसनिंग। बस इतना सा कोड है जो कि एक सर्वर बना रहा है। यानी ये कोड जब हमने चलाया तो हुआ क्या, यहां पे सबसे पहले तो एक पैकेज है वो इंपोर्ट हुआ। अच्छा, ये यहां पे इसने इस तरह इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये अभी हम इसमें ना दूसरा तरीका देखेंगे, जो एक पुराना वे है, ये अब लेटेस्ट तरीका आ गया इंपोर्ट करने का, जो कि रिएक्ट वाला तरीका है, कॉमन जेएस वाला तरीका आ गया। उसने एक सर्वर का एक जो पैकेज है ना उसको इंपोर्ट किया, जैसे हम एक्सियस कर रहे थे इंपोर्ट रिएक्ट के अंदर, याद है ना। नोड का अपना पैकेज है, HTTP एक पैकेज है, एक मॉड्यूल कहेंगे इसके अंदर, हम क्या कहेंगे, मॉड्यूल। एक मॉड्यूल उसने इंपोर्ट किया, उस मॉड्यूल के ऊपर एक सर्वर, एक फंक्शन है क्रिएट सर्वर का। इस मॉड्यूल में से एक सर्वर, एक फंक्शन निकाला क्रिएट सर्वर का। ये देखो यहाँ पे करली ब्रेस लगी हुई है, यानी ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इसके अंदर से कॉन्स्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर दो चीजें पास की, कॉल बैक फंक्शन पास किया, ये एक कॉल बैक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक ये फंक्शन है और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास किया। इस कॉल बैक के अंदर उसे दो चीजें मिलती हैं, एक रिक्वेस्ट मिलती है जो बाहर से आएगी इस पैरामीटर के अंदर, सेकंड पैरामीटर में रिस्पांस होता है जो यहां से भेजा जाएगा। इसके बाद उसने कहा कि मैं रिस्पांस भेज रहा हूं, रिस्पांस के ऊपर उसने एक राइट किया, राइट हेड। हेड मीन हेडर्स राइट कर रहा है वो, इस रिक्वेस्ट के हेडर्स राइट कर रहा है, जो रिटर्न होगा, रिस्पांस रिटर्न होगा उसके हेडर्स राइट कर रहा है। वो कह रहा है कि 200 ओके वाला हेडर, याद है ना हमने पढ़े थे। इसके बाद कंटेंट टाइप इसकी क्या हो गई, टेक्स्ट प्लेन HTML की टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट के HTML टाइप में भेज रहा हूं। रिस्पांस को एंड कर दो और क्या भेजना है वो ये लिखा हुआ है, ये रिटर्न करना है। अच्छा, ये भेजा जा रहा है, यानी कि आपने जब google.com टाइप किया तो आपके पास कुछ रिस्पांस आया, इसी तरह जब कोई इसको टाइप करेगा, इसको हिट करेगा तो उसके पास ये जाएगा, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसके बाद अगली लाइंस में है सर्वर। ये जो फंक्शन था इसको इसने एक फंक्शन में रख लिया। इस सर्वर के ऊपर एक और फंक्शन मिला, इसको मेथड मिला लिसन का, कि भाई सर्वर अब लिसनिंग स्टार्ट कर रहा है। ये फंक्शन रिस्पांस भेजने के लिए है, ये फंक्शन अब सर्वर लिसनिंग कर रहा है, यानी कि यहां से ये जो चीज़ है आप समझ लो ये ऑन हो रही है, चल रही है, यानी कि अब ये ओपन हो रहा है लोगों के लिए कि वो रिक्वेस्ट भेजें इसे। तो यहां पे ये चीज़ की जा रही है कि भाई सर्वर लिसनिंग स्टार्ट करेगा। यहां पे फिर वो बताया जा रहा है कि भाई ये किस पोर्ट के ऊपर लिसनिंग स्टार्ट करेगा, 3000, 3001, 3005, 303, 33, 3044, कोई भी पोर्ट हो सकती है, लेकिन वो यूज़ नहीं करनी जो कॉमन यूज़ हो रही होती है हमने, ठीक है। हम 3000 से अबव जाते हैं, यहाँ पे हमने देखा था ना, कहाँ पे गई, चलें कैटेगरीज के अंदर हम 1024 से ऊपर आई थिंक है या 2000 से ऊपर है, जो कि डायनेमिक्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद फिर आगे लिखा जा रहा है इस सर्वर एड्रेस के ऊपर, ये ऑप्शनल है, 127.0.0.1, ये वही लूप बैक है, ये मेरा IP एड्रेस होगा। वो ये कह रहा है, ये सर्विस जो ये रन होगी ये कह रही है कि ये मेरा IP एड्रेस है और ये मेरा पोर्ट नंबर है। अगर आपने मुझसे कम्युनिकेट करनी है तो आपने इस IP एड्रेस पे इस पोर्ट नंबर के थ्रू हिट करना है, तो आपको ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और यहाँ से ये सर्वर स्टार्ट हो गया, और जब ये स्टार्ट होता है तो एक कंसोल लॉग उसने लिख दिया कि भाई मैं स्टार्ट हो चुका हूँ। ये हमारे लिए है टर्मिनल के अंदर। अब जब भी यहाँ पे कंसोल लॉग होगा आपको यहाँ नजर आएगा, ब्राउजर में नहीं। क्यों कि ब्राउजर में नहीं ये चलती, ब्राउजर में रिएक्ट चल रही है। ये Node.js आपकी जो कंसोल लॉग हो रहा होगा वो यहाँ टर्मिनल में नजर आएगा आपको।
ये इसकी डिफरेंशिएशन है कि ये सर्वर साइड पे चल रहा है और वो ब्राउज़र के अंदर चल रही है। ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। दो एप्लीकेशंस हैं, एक ही पोर्ट नंबर, एक ही आईपी एड्रेस पे चल रही होंगी, लेकिन पोर्ट नंबर चेंज होगा। यहां पे जैसे अब इसका भी पोर्ट नंबर, इसका भी आईपी एड्रेस सेम है, लेकिन पोर्ट नंबर्स चेंज है। ठीक है, तो ये अपनी एक आइडेंटिटी है इसकी, और इसकी अपनी आइडेंटिटी है, सिर्फ पोर्ट नंबर की बेस पे। इस सर्वर का आईपी एड्रेस सबके लिए सेम है। इसी तरह यहां पे भी इसका आईपी एड्रेस यही रखेंगे हम 127.0.1, क्योंकि हमने लोकल पे ही चेक करना है। आगे पोर्ट नंबर्स चेंज होंगे, तो जब भी आप इसको चेंज करोगे तो आप इसको सेव करोगे फाइल को, और सर्वर को एक दफ़ा बंद करोगे, कंट्रोल सी। इस फाइल में जब भी चेंज करेंगे सर्वर को एक दफ़ा बंद करेंगे और दोबारा से सर्वर को ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 303044, ये तो ऐसे लिखा जा रहा है, जस्ट कंसोल लॉग हो रहा है, वैसे असल काम यहाँ पे और यहाँ पे हो रहा है। तो अब हम इसका रिस्पॉन्स लेना है, तो हम सर्वर पे यहाँ URL पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट, या हम लोकल होस्ट लिख दें या 127 लिख दें, तकरीबन एक ही बात है। कॉलन, क्या पोर्ट नंबर लिखा था मैंने, 3044। एंटर करता हूं तो ये देखो यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ल्ड, वहां से रिस्पॉन्स आ गया। भाई ये एक सर्वर बन चुका है, हमने चंद लाइनों में एक सर्वर बना लिया है। अब जब हम इसको डिप्लॉय कर दें, अगर हमारे पास आईपी एड्रेस हो, तो ये आपका ऑनलाइन चलेगा। ये एक फाइल जो है, मैंने क्या कहा था, हर चीज़ फाइल होती है। ये एक फाइल जो है ये सर्वर बना रही है, ठीक है। लेकिन ये तरीका है Node.js का। हम जाएंगे एक्सप्रेस में। ये जो यहाँ पे ये जो काम हो रहा है ना, ये तकरीबन ऐसा ही होगा। ये जो काम है ना, ये बड़ा मुश्किल है। ये अभी राइट हेड, अगर हमने रिस्पॉन्स लेना है, रिक्वेस्ट करनी है, हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड, हेलो हाउ आर यू, फ़र्ज़ करो मैं ये रिस्पॉन्स भेजना चाह रहा हूँ। सेव करता हूँ तो यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास चेंजेस नहीं आएंगी। हमेशा जब फाइल में चेंज होता है तो हमें सर्वर को एक दफ़ा कंट्रोल सी करके बंद करना पड़ता है, किल करना पड़ता है, और दोबारा से इसको स्टार्ट करना पड़ता है। फिर आपके पास फाइल में जो चेंजेस हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपने एक सर्वर बना लिया है Node.js का। इसको चलाने का तरीकाकार क्या है, नोड स्पेस आगे उस JS फाइल का नाम, कोई भी फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये एक सर्वर क्या बन रहा है, ये कोड जो है ना, ये सर्वर बना रहा है। इसके अंदर पोर्ट्स ओपन हो रही है। अब इसके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, उससे हमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली C++ के HTTP प्रोटोकॉल्स वगैरह को यूज़ करके, इनको यूज़ करके, और बिहाइंड द सीन काम हो रहा है। रिक्वेस्ट लिसन हो रही है, रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है। इसी तरह अगर मैं पोस्टमैन से इसको हिट करूँ, अभी हम करेंगे पोस्टमैन से हिट, पोस्टमैन से काम करेंगे। अभी हम रिएक्ट को स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी एक हफ्ता हम इसको तकरीबन देखेंगे कि पोस्टमैन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं पोस्टमैन के थ्रू, अगर मैं इसी को चले कर लेते हैं, तो ये हिट करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास हेलो हाउ आर यू वो रिस्पॉन्स आ गया। और यहाँ पे देखो ये हेडर, ये जो 200 है कोड है। अगर मैं इस कोड को चेंज कर दूँ, यहाँ पे 404 कर दूँ, सेव करता हूँ, इसको एक दफ़ा कंट्रोल C करता हूँ और इसको स्टार्ट करता हूँ, तो आपको दोबारा हिट करता हूँ तो यहाँ पे एरर नज़र आएगा, लेकिन रिस्पॉन्स आपका आ गया। ये कम्युनिकेशन होती है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन के लिए होती है ये। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे ये बनाने का तरीक़ाकार है। अब अगर मुझे एक स्पेशल एड्रेस पे जाना हो, /users/task/blog/post इस तरह के, तो वो आगे फिर यहाँ तक आने के बाद आगे चलेंगे हम, लेकिन हम इसमें काम नहीं करेंगे, ये टेक्निकल है काफ़ी और मुश्किल हो जाता है। हम यूज़ करेंगे Express.js को। इस एक्सप्रेस फास्ट अनओपिनियन मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर Node.js को। ठीक है, इससे पहले अभी हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो अभी तो यहाँ पे आपके बाद इंट्रोडक्शन क्या है, Node.js है रन टाइम इन्वायरमेंट। अब ये रन टाइम इन्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज नहीं है बैकएंड की, तो एक किस्म की ना एक इन्वायरमेंट बनाई गई है, रेपल कहते हैं, रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट एंड लूप।
रेपल इन्वायरमेंट बनाई गई है जो कि क्या करती है कि आपके बार बार रीड कर रही होती है आपकी फाइलों को, जावास्क्रिप्ट को, और उसका कोड उठा के उसको सी प्लस कन्वर्ट करके आउटपुट ला के फिर आपको दे रही होती है कुछ, क्योंकि इसको हमेशा चलना चाहिए। अगर ये लिसनिंग ये चल नहीं रहा होगा तो आपके पास सर्वर नहीं चलेगा, ये अगर ऑन नहीं होगा तो ये एक किस्म का ना रेपल स्टार्ट हो गया, इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर देख रही होती है आप क्या चेंजेस कर रहे हो क्या, और इसका फिर रिस्पांस कोई बाहर से आया रिस्पांस उसको फिर इस फाइल में लेकर आती है। Node.js की जो सर्विस चल रही है वो इस फाइल तक लेकर आती है और यहाँ से आगे फिर राउटिंग स्टार्ट होगी हमारी। Node.js रन टाइम इन अलाउ यू टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर। ठीक है, अब हम ब्राउजर से बाहर, कंसोल लॉग, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये ब्राउजर से बाहर चल रहा है आपके पास, ये कंसोल लॉग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कंसोल लॉग कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट रिसीव RECEIV रिसीव्ड, स्पेलिंग ठीक है गलत है, रिसीव्ड। ठीक है, रिक्वेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पे अब आपके प्रिंट होगा। तो अब ये चेंज किया, मुझे कंट्रोल C करके एक दफ़ा बंद करना पड़ेगा, इसको दोबारा चलाना पड़ेगा। और अब जब मैं दोबारा इधर हिट करूँगा रिक्वेस्ट को, तो अब मेरे पास एक और कंसोल लॉग हो गया रिक्वेस्ट रिसीव्ड। ये यहाँ पे होगा, आपके ब्राउज़र में नहीं होगा। अब अगर आप यहाँ से इसको रिफ़्रेश करो तो आप कंसोल लॉग में जाओगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो हिट किया था हमने इस रिक्वेस्ट के थ्रू, इस IP के थ्रू, तो वो ये वाली फ़ाइल चली थी और ये फ़ाइल आपके मशीन में चल रही है, ब्राउज़र में नहीं चल रही। ठीक है, ये ज़रा एक अंडरस्टैंड करना ना, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मुश्किल होता है, टेक्निकल होता है, लेकिन ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। ब्राउज़र के अंदर हमारी रिएक्ट चल रही होगी, Node.js हमारा यहाँ चल रहा होगा, सिर्फ वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे IP पोर्ट नंबर के थ्रू। IP एड्रेस सेम होगा हमारा, लूप बैक एड्रेस 127.0.0.1। अच्छा, इसके बिहाइंड द सीन अगर हम ये लिखें ना 127.0.0.1, तब भी ये सेम आपका एड्रेस आना चाहिए। ठीक है, सेम रिस्पॉन्स आएगा। क्यों कि जैसे google.com का असल एक्चुअल IP एड्रेस कुछ और होता है, इसी तरह लोकल होस्ट जो होस्ट नेम है इसका IP एड्रेस 127.0.0 बिहाइंड द सीन ये IP एड्रेस चल रहा होता है। इसे हम लूप बैक एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे